विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। श्रोताओं, आज की विविधा में ऐसी बुलंद शख्सियतों की बातें, ऐसे कलाकारों की बातें कि जिनका नाम सुनकर ही एक फीलिंग आती है, एक जज्बा पैदा होता है जिसे कहते हैं सब्लाइम। जी मनीषा जी, ये सब्लिमिटी यानी ये वैराट्य जो इनके नाम के साथ जुड़ा है वो उनके काम की वजह से है। बिल्कुल, कई व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि उनकी उपस्थिति अपने आप में विराटता का अनुभव करवाती है, और वो उपस्थिति चाहे आपकी आंखों के सामने हो या सिल्वर स्क्रीन पर ही क्यों ना हो। रजत पट के कुछ ऐसे नायक रहे हैं, कुछ ऐसे महान अभिनेता कलाकार जिनकी शख्सियत ने हम सबको चकाचौंध किया, और उन्हीं में से कुछ नाम लेना चाहती हूँ जयंत जी। जी। राजा हरीशचंद्र, मुगले आजम और सिकंदर आजम के राजा पोरस। क्या व्यक्तित्व, क्या प्रभावशाली आवाज और क्या डायलॉग डिलीवरी। ये ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम ही काफी है। आपने फिल्मों के नाम गिनाए और हमारे श्रोताओं ने समझ लिया कि आज बात होने वाली है पृथ्वीराज कपूर साहब की। भारतीय सिनेमा के शीर्षस्थ परिवारों में एक है कपूर खानदान, और कपूर खानदान का मस्तक यानी पृथ्वीराज कपूर। जी, पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को समुद्री गांव में हुआ था, जिला ल्यालपुर, पंजाब में। जी। आपके पिता बसवेश्वर नाथ कपूर पुलिस में काम किया करते थे और उनके दादाजी तहसीलदार थे। खानदान में ही वो ग्रैंडियर था, वो व्यक्तित्व में साफ दिखाई देता था, और अनुशासित जीवन जो है वो भी दिखता था। तभी तो एक कलाकार इतना नाम कर पाता है। बिल्कुल, और वो डील डॉल वाले कलाकार पृथ्वीराज कपूर जब अपना उन्होंने कार्य क्षेत्र चुना जो कि था रंगमंच और सिनेमा, वहां भी एक लीडर के रूप में उभरे। बिल्कुल, एक आद्य कलाकर्मी जिन्होंने पृथ्वी थिएटर्स की स्थापना की, जो उसके पितृ पुरुष रहे। पृथ्वीराज कपूर जी के बारे में हम क्या कहें, हमारे तो शब्द ही कम पड़ने लगते हैं। मनीषा जी, ल्यालपुर से ही उनका एक रंगकर्मी के रूप में काम शुरू हो चुका था। पृथ्वी थिएटर्स के वो संस्थापक हैं, इप्टा के भी फाउंडिंग मेंबर्स में रहे जी। पृथ्वीराज कपूर साहब का मुंबई में आगमन हुआ 1928 में, और इन्होंने अपने करियर की यानी फिल्मी करियर की जो शुरुआत की थी वो हुई थी इंपीरियल फिल्म्स से जब आप जुड़े, और कई मूक फिल्मों में आपने काम किया, लगभग 9 मूक फिल्मों में काम किया। और उनके बारे में कुछ और आप फिल्मों के बारे में बताना चाहेंगे? मूक फिल्मों की बात हो रही है तो पहली वो मूक फिल्म थी दो धारी तलवार, जिसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा की भूमिका की थी। जी। बाद में फिल्म आई सिनेमा गर्ल, इस फिल्म में उनकी प्रमुख भूमिका थी। 9 मूक फिल्मों में काम करने के बाद 1931 में पहली जो बोलती फिल्म थी आला मारा, जी, उसमें भी एक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में दिखाई दिए थे पृथ्वीराज कपूर साहब, और एक प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई थी फिल्म विद्यापति में। और उसके बाद उनका वो दौर शुरू हुआ जहां हम कहेंगे कि उन्होंने लीड किया भारत के अभिनेताओं को। भारतीय सिनेमा के लीडर की तरह उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और श्रोताओं, आपको एक फिल्म जरूर याद होगी, 1941 में आई थी, फिल्मकार सोहराब मोदी ने बनाई थी फिल्म सिकंदर। इस फिल्म में सिकंदर का अभिनय, अलेक्जेंडर का अभिनय किया था पृथ्वीराज कपूर साहब ने। और कैसा संयोग है मनीषा जी कि एक और फिल्म 1965 में आई थी जिसका नाम था सिकंदर आजम, और इस फिल्म में उन्होंने पोरस की भूमिका की थी। और इस फिल्म के संवाद, इस फिल्म के अभिनय को कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है हरीशचंद्र तारामती फिल्म को, और कौन भूल सकता है मुगले आजम के जलालुद्दीन अकबर को? जी मनीषा जी, मुगले आजम के डायलॉग्स, उस संवाद याद आते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक डायलॉग तो पृथ्वीराज कपूर साहब की आवाज में आज हम अपने श्रोताओं को सुनवा ही देते हैं। आइए सुनते हैं। शहंशाह आलमपरा तशरीफ ला रहे हैं। रख लिया। क्या जिल्ले इलाही बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए?
ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है। बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहती हैं आप। शहंशाह बाप का भेष बदल कराया। शहंशाह रोया नहीं करते शेखू, बाप की आंखों में आंसू है। शेखू, यह गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है और सलीम अपनी मोहब्बत से। शेखू, मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका फैसला जंग करेगी। सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नक्कारे की पहली चोब अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी। इस डायलॉग को सुनने के बाद, पृथ्वीराज कपूर साहब की बुलंद आवाज को सुनने के बाद जी, ऐसा नहीं लगता जयंत जी कि एक सूर्य की तरह चमकते हैं सिनेमा आकाश में पृथ्वीराज कपूर जी। और ऐसे ही एक राजा की भूमिका उन्होंने निभाई थी। राजा हरिश्चंद्र की फिल्म का नाम था हरिश्चंद्र तारामती जी, और बड़ा ही सटीक गीत है जो उन पर फिल्माया गया था। फिल्म हरिश्चंद्र तारामती के इस गीत को सुनते हैं और याद करते हैं पृथ्वीराज कपूर को। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठा रे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटा रे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। भारतीय सिनेमा के महान कलाकार पृथ्वीराज कपूर जी को हमने आज की इस विविधा में स्मरण किया। उन्हें हमारा नमन। 3 नवंबर पृथ्वीराज कपूर साहब का जन्मदिन। आज इस विविधा में हमने उन्हें स्मरण किया श्रोताओं। और अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के दूसरी पड़ाव पर एक और ऐसे कलाकार को हम याद करते हैं जो पहचाने जाते हैं अपने जबरदस्त किरदारों की वजह से। एक अलग सी पर्सनालिटी, बड़ी हैंडसम पर्सनालिटी, और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग अभिनय किया। हमने थोड़ी देर पहले एक फिल्म की बात की थी जी, सिकंदर आजम। जी, सिकंदर आजम में राजा पोरस की भूमिका में थे पृथ्वीराज कपूर और उनके 2 पुत्र उन भूमिकाओं में थे प्रेमनाथ और प्रेम चोपड़ा। आपको वो गीत याद होगा जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इस गीत में घोड़ों पर सवार राजा पोरस के जो 2 पुत्र थे, प्रेम चोपड़ा और प्रेमनाथ जी ने उन किरदारों को निभाया था, दोनों बेटों का। और उन्हीं प्रेमनाथ साहब की हम आज बात आपसे करने जा रहे हैं, जिनका स्मृति दिवस है 3 नवंबर। पेशावर के करीमपुर में प्रेमनाथ का जन्म हुआ था 21 नवंबर 1926 को। विभाजन के समय ये परिवार जबलपुर में आ बसा था। उसके बाद वे मुंबई आ गए। प्रेमनाथ का विवाह हुआ था जानी मानी अभिनेत्री बीना रॉय से, जो अनारकली के रूप में हम सबकी यादों में जिंदा है। और इसके अलावा ताजमहल में मुमताज बेगम का रोल भी आप सबको याद होगा। एक बहुत
ही खूबसूरत अभिनेत्री। जी हाँ, आप प्रेमनाथ की धर्मपत्नी थी। और श्रोताओं, प्रेमनाथ जी का एक संबंध पृथ्वीराज कपूर साहब के खानदान से भी है। उनके बड़े बेटे यानी पृथ्वीराज कपूर साहब के जो बड़े बेटे राज कपूर, उनकी धर्मपत्नी कृष्णा राज कपूर जी, वे प्रेमनाथ की बहन थी। और प्रेमनाथ की दूसरी बहन उमा, उनका विवाह प्रेम चोपड़ा से हुआ था। और एक बात और हम याद दिलाना चाहेंगे जयंत जी कि जो अभिनेता राजेंद्र नाथ और नरेंद्र नाथ रही हैं, जो अधिकतर कॉमिक रोल किया करते थे या सपोर्टिव रोल में हुआ करते थे, हाँ, ये भी प्रेमनाथ जी के 2 भाई ही थे। तो यानी पूरा परिवार ही जो था वो अभिनय से जुड़ा हुआ था। एक तरह से सभी परिवार एक दूसरे से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता है। और ये जो रिश्ते हैं, यही तो दुनिया में याद रखने की चीज होते हैं। और इन संबंधों में बहुत गहराई और बहुत प्रेम तभी पनपता है जब आपकी दिशा एक हो, मंजिल एक हो और आप एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते रहे हो। अभिनय कुछ ऐसा ही क्षेत्र है जहां हम हमेशा एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जी मनीषा जी, प्रेमनाथ साहब की अभिनय यात्रा जो शुरू हुई वो 1948 की फिल्म थी अजीत। और उसके बाद आग और बरसात में उनकी जो भूमिकाएं थी उसके लिए वो याद किए जाते हैं। इन फिल्मों में कुछ गीत उन पर फिल्माए गए थे, वो भी बड़े मशहूर हुए थे। आपने जब गीतों की बात की, प्रेमनाथ जी पर फिल्माए गए कुछ फिल्मी गीतों की बात की, तो मेरे सामने एक गीत जो स्क्रीन पर था वो कौन रहा है। और वो गीत है जो पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे प्रेमनाथ साहब की शख्सियत को शब्द दे रहा है। और वो गीत है फिल्म 40 डेज का। आप समझ गए मैं किस गीत की बात कर रही हूँ। मुकेश साहब का गाया हुआ बड़ा ही खूबसूरत गाना है, मैं दीवाना मस्ताना। सुनते हैं इस गीत को पहले। मैं दीवाना मस्ताना, वो मुश्किल भेद मेरा पा जाना। मैं दीवाना मस्ताना, मैं दीवाना मस्ताना, मुश्किल भेद मेरा पा जाना। मैं दीवाना मस्ताना। दुनिया मेरी ठोकर में, तूफा कैद मेरे सागर में, तूफा कैद मेरे सागर में। सारा जमाना मेरा निशाना, सारा जमाना मेरा निशाना। खेल नहीं मुझसे टकराना, मुश्किल भेद मेरा पा जाना। मैं दीवाना मस्ताना, मैं दीवाना मस्ताना, मुश्किल भेद मेरा पा जाना। वाकई ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनकी कला के भेद को ही हम नहीं समझ पाते। न जाने कितनी गुत्थियों को उन्होंने सुलझाया है अलग अलग रोल्स की। खैर, प्रेमनाथ जी को सुनना भी एक बहुत दिलचस्प चीज है। मैं वो रिकॉर्डिंग लेकर आई हूँ आज जैन जी। जी चलिए, तो इस दीवाने मस्ताने कलाकार की जो रिकॉर्डिंग है ये एक इंटरव्यू है, अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। प्रेमनाथ जी से बात की है शबी अब्बास ने। हमारे विविध भारती के संग्रहालय की ये खास रिकॉर्डिंग है श्रोताओं, आज आपके लिए हम अपने इस विविधा कार्यक्रम में प्रसारित कर रहे हैं। सुनते हैं। प्रेमनाथ जी, हुमैया अब्बास साहब, हमने सुना है कि आपके पिताजी पुलिस में बहुत बड़े अफसर थे। जी आईजी पुलिस थे। अच्छा, इस तरह से अगर कहा जाए तो आपको भी किसी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होना चाहिए था और आप फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। और हमने ये भी देखा है, कुछ लोगों को सुना है बल्कि ये कहते हुए आपको मेजर या जनरल। तो ये आखिर क्या बात है? बात यह है कि उसके पीछे बड़ी भारी हिस्ट्री है कि आपने ठीक कहा कि पिताजी का प्रोग्राम था मुझे इंग्लैंड भेजने का, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस पास करके आऊं जी, और डिप्टी कमिश्नर बनूं जी। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो केएल सहगल साहब का भक्त हूँ, गाना गाना चाहता हूँ। अच्छा। और पृथ्वीराज जी मेरे जो कजिन ब्रदर थे, अपने फूफा के लड़के, तो उनकी तरह मैं एक्टर बनना चाहता हूँ जी। तो उन्होंने कहा ये तो नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर क्या? तो उन्होंने कहा तो आप जरा फौज में जाइए, 1945 का जमाना था। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुझे फौज में भेज दिया, इंडियन स्टेट फोर्सेज मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल इंदौर जी। तो शमी कपूर के फादर इन लॉ है ना, कर्नल अजीत सिंह, ये मेरे कर्नल थे और वहाँ एक मेजर डिंगर थॉप थे जी। और फिर ऊपर से मेरे पिताजी राज साहब करतारनाथ, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रीवा स्टेट, उन्होंने जनाब रातों रात मुझको एक पुलिस की वैन में भर्ती करके रवाना कर दिया, तशरीफ ले जाइए, इनको पहुंचा दीजिए वहाँ इंदौर। अच्छा। तो रीवा से इंदौर हमें ले जाया गया
और वहां पे स्पेशल नोट दिया गया इसको कर्नल अजीत सिंह को और अपने मेजर डिंगो साहब से, गिव माय बॉय द नाइस वर्क्स, ही वांट्स टू बिकम एन एक्टर, गिव हिम द वर्क्स। अच्छा, ये पाबंदी लगा। ओहो, अब जो साहब मेरी परेड है तो वॉर डेज की ट्रेनिंग और स्पेशल मेरी परेड हो रही है। तो एक दफा मेरा कोई स्प्रेन हो गया पाँव में मेरे, तो अब मैं कहूँ कि मैं भाई फुटबॉल में स्प्रेन हो गया, मैं कल रूट मार्च पे नहीं जा सकूंगा, लेकिन साहब जाना पड़ा। वॉर डेज ट्रेनिंग थी, 65 माइल्स का रूट मार्च, विदाउट फूड, विदाउट वाटर। उसको कहते हैं रिटेंशन टेस्ट, कि आर्मी जवान जब लड़ेंगे तो वहाँ खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, तो आप लड़ाई कैसे करेंगे, तो उसकी बहुत स्पेशल ट्रेनिंग थी। चलो वो भी ट्रेनिंग हुई, वो भी पूरी की। फिर एक वाकया याद आया मुझे कि रात के कोई 2:30-3 बजे 4 बजे वो एक बिगुल बजाते थे, उसका नाम था इमरजेंसी बिगुल। अच्छा। तो उसमें कैडेट्स का काम था कि जिस हालत में हो फौरन आ जाए, आप फौरन पेश हो जाइए। अच्छा। फौरन उसी एज यू आर, अटेंशन ऑन द बैटल ग्राउंड। अच्छा। तो वो कहीं 2:30 बजे ना बिगुल बजी, तो उस रात को मैं अंडरवेयर पहन के सो रहा था, नाइट सूट नहीं पहना हुआ तो मैंने। तो जैसे बिगुल बजी तो मैंने बंदूक उठाई और अंडरवेयर में जनाब जाके बैटल फील्ड पे जा खड़ा हो गया, अटेंशन। अब सामने कर्नल अजीत सिंह खड़े हुए हैं, मेजर डिंगर साहब खड़े हुए हैं, और मैं बिगुल बजी रही और मैं खड़ा हूँ अकेले। अब धीरे धीरे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक जनाब लोग कैडेट्स अपने फॉरन हो रहे हैं, और आके 10 मिनट में सबके सब फॉरन हो गए। तो अब मेजर डिंगर साहब ने कहा, मेरा नंबर 69 था उस जमाने। अच्छा। तो कहते हैं ऑफिसर कैडेट नंबर 69, 10 पेसेस फॉरवर्ड। अच्छा। तो हम 10 पेसेस फॉरवर्ड आके अटेंशन हो गए। मैंने कहा राइट अबाउट 10, हम राइट अबाउट 10 हो गए, मतलब फेसिंग ऑल द कैडेट्स। अब वो मेजर डिंगर साहब कहता है उन सबको कि बॉयज, हियर इज द फ्यूचर कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया तुम्हारे सामने, और कम एज यू आर, दिस इज एन एग्जाम्पल टू यू, नाउ डिसमिस ऑल ऑफ यू, गो। तो वो कैडेट्स जो है मेरे साथ मिलिट्री में रह चुके हैं ना, तो वो मेरी रेपुटेशन उस जमाने की फैली हुई ना। अच्छा। तो उसमें से कई अभी जो जनरल लोग हैं मेरे दोस्त हैं, अभी रिटायर हुए हैं, कुछ रिटायर होने वाले हैं, कुछ रिटायर हो गए। इस तरह से वो आपको जनरल पुरानी। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप फिल्मों में कैसे आए? फिर क्या हुआ कि एक दिन साहब मैं वहां से, जब ये बहुत रूट मार्च मेरी परेड हुई, तो मैंने कहा बाबा आप तो यहाँ से चलेंगे, तो मैंने मेजर डिंगोट साहब को समझा दिया कि भाई डोंट पुट राउंड स्क्वायर्स इन राउंड होल्स, स्क्वायर होल्स होता ना वो वाला साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट। तो मैंने को समझा दिया, देखो अगर आप मुझे जंग में भेजेंगे, अभी तो मैं पास हो गया हूँ फर्स्ट क्लास फर्स्ट, अब आप यहाँ से भेजेंगे मुझे, सीधा जंग चल रहा है, और मैं वहां निकाल के हारमोनियम सहगल साहब के गाने शुरू कर दूंगा, तो क्या होगा? तो सोचिए आपकी फौज का क्या होगा। तो उन्होंने कहा अरे भाई तुम्हारा मैं इंतजाम करता हूँ, फौरन पृथ्वीराज कपूर को भेज देगा। तो उन्होंने डिस्पैच करके मुझे वहाँ पापा जी के पास भेज दिया, यहाँ पर अपने थिएटर में, पृथ्वी थिएटर में। उस जमाने में प्ले चल रहे थे ना, शकुंतला, दीवार, पठान, पर उस वक्त चल रहे थे शकुंतला, दीवार 1945 में। तो उस वक्त आप पूछेंगे कि ट्रेनिंग वगैरह मैंने कहा से, वो चीज तो मैं जरूर पूछूंगा, इसलिए कि आजकल तो लोग इंस्टीट्यूट से सीख करके आते हैं, आपकी ट्रेनिंग तो जाहिर है फिर ये बात, क्योंकि उस जमाने में फिल्म इंस्टीट्यूट पूरा तो था नहीं। तो अब मिलिट्री से और स्टेज पे तो मैं बीए में पढ़ता था मॉरिस कॉलेज में, तो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज मिला, छोटे मोटे प्लेस की, लेकिन खास कोई ऐसे प्रोफेशनल एक्टर का स्टैंडर्ड नहीं था, ना ट्रेनिंग मिली मुझे। तो फिर पृथ्वीराज जी ने मुझे इसमें ट्रेनिंग दी, शकुंतला में, फिर दीवार में, और पठान में, 1945 से 46 तक। और फिर ये जो रेडियो स्टेशन है आपके पास बैठा हूँ ना, मुझे 33 साल की मेमोरीज मुझे याद है रही। ये भी मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड रहा, यहाँ भी आप 3-4 प्रोग्राम में हर महीने किया करता था। तो उसमें मेरा ट्रेनिंग होती थी बकायदा, पढ़ के डायलॉग याद कर, बोलना, रिसाइट करना। रिफिस सरोज के साथ मैंने कई प्लेस में काम किया, एक बलिदान नाम याद आ रहा है अभी, दुर्गा पटेल जी उसमें। तो ये सब ट्रेनिंग ग्राउंड था मेरा, रेडियो एंड स्टेज। प्रेमनाथ जी, हमारा जी चाहता है कि पुराने थिएटर जो आपने पृथ्वीराज जी के साथ में किए हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप पठान का कोई डायलॉग हमें बोल के सुनाइए। फिर आजकल तो दस्तबदस्ती का जमाना है, तूने अपने से कमजोर को मारा, तुझसे ज्यादा जबरदस्त है, तुझे 2-4 टोक दी, सब बराबर को हो गया। गुज़श्त पाइंदा खाना आंदा ख्याल रहे। वाह, ये था वो। वाह, वाह। ये तो आपको फ्लैशबैक में भी लेगा, 33 साल की मेमोरी याद आ रही है। अच्छा प्रेमनाथ जी, हमने एक फिल्म में आपको बबर शेर से लड़ते हुए देखा था, औरत फिल्म का नाम था, सैमसन एंड डिलेला फिल्म। जो सुशील बेटीमल साहब ने बनाई थी, विक्टर मचोर ने रोल किया था इसमें, बीना रानी किया था, डिलेला मेरी बीवी ने, और मैं था सैमसन। तो वो आप खुद लड़े थे बबर शेर से? वो बड़ा अजीब वाकया था साहब। मैं तो बीवी में कह के तुम लड़ना नहीं, तो मैंने क्या
प्रोड्यूसर को बोला तुम मेरा सेट जो है ना तुम कोल्हापुर में लगाओ, किसी को पता ही नहीं लगेगा, वहां हम लड़ेंगे बबर शेर से। तो जेमिनी सर्कस का शेर मंगा गया और हम हमसे लड़ना शुरू हो गए। लेकिन खबर तो फैल जाती है ना, फट खबर फैली मुंबई में। जनाब सुबह हमारी बीदी जान मौजूद है 8 बजे 9 बजे सेट पे कोल्हापुर। तो हमने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को इनको भी कपड़ा पहनाओ, ढिलाला को अंदर आने दो, चिल्लाने दो उनको, इनकी वॉइस बाद में डब कर लेंगे। आदिल चिल्लाना तो चिल्ला रही थी, प्रेम बस करो मत लो मत लो। तो उसको बोलना था आदिल, तो मैंने उसे डबिंग कर लेना बाद में, आदिल मत लो। तो हम लड़ लिए। 2-3 दिन शेर से पूरी फाइट की, कोई डुप्लीकेट अलाउ नहीं किया। बट सबसे ज्यादा जो कॉमेडी हुई वो क्या हुई कि 1952 में एक फिल्म डेलीगेशन इनवाइट किया गया था इंडिया से हॉलीवुड। प्रेसिडेंट ट्रूमन थे उस जमाने प्रेसिडेंट। तो उसमें मैं, राज कपूर, नरगिस और न्यू थेरेस के अपने बीएन सरकार साहब और अपने द्वारका दिवेचा, ऐसे 10-12 थे आगे, सूर्य कुमारी भी थी और अरुंधति मुखर्जी भी थी। तो अब वहां पहुंचे तो सिसिल बी डिमल साहब ने मेरे रिसेप्शन दिया पैरामाउंट में। अब बैठे हुए तो हम बड़ी फूक ले रहे हैं वहां पे। तो हमने कहा जी हम भी अभी बबर शेर से लड़के आ रहे हैं वहाँ, और औरत पिक्चर हमने ही बनाई है और उसमें हम सब शॉट हमने खुद लड़े हैं, हमने कोई डुप्लीकेट इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, अब जनाब सब सन्नाटा, सब प्रेस वाले देख रहे हैं, डेलीगेट्स देख रहे हैं, और सिसिल बी डिमल मेरी आंखों को देख रहा है और खामोश। और आधे मिनट के बोलता है मुझे, यू आर अ फूल। मेरी तो हवाई निकल गई बिल्कुल। और फिर कहते यू आर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अ ब्लडी फूल। ये मामला क्या? तो वो कह रहे हैं कि हमने विक्टर मैच्योर को वो बबर शेर के पास 10 गज तक पास नहीं आने दिया था। तो आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कैसे अलाउ किया बबर शेर से आपको लड़ने का? अगर आपको जोखिम लिया, कुछ आपको हो जाता तो फिल्म में जब लाखों रुपए लगते हैं तो प्रोड्यूसर क्या होता, और तब ने विक्टर मैच्योर को डाल दिया तो करोड़ों का मामला क्या होता? तो आप ऐसी बेवकूफी कैसे करते हैं? तो उसके बाद तो मैंने कान को हाथ लगाया तो शेर अफगान, फिर एक शेर अफगान पिक्चर में काम किया। तो प्रोड्यूसर को पहले कहा भाई अब शेर अफगान तो मैं तो डुप्लीकेट से लड़ूंगा, किसी और को लड़ना लड़ ले। फिर उसके बाद अच्छा प्रेम जी, ऐसा हुआ कि कुछ फिल्मों में, काफी फिल्मों में बल्कि, आपको बड़ा खूबरू और खूबसूरत दुबला पतला सा जवानी थी भैया, मैं 33 साल हो गए फिल्मों में काम करते हैं। वो देखते हुए, मोटा नहीं हुआ, वो देखते हुए फिर अचानक आप फिल्मों से आपने किनारा कशी अख्तियार कर ली थी। हो गया ना, मूड अब थक जाता है। और फिर सुना था कि आप हिमालय चले गए। इससे क्या होता है, एक्टर थक जाता है, एक्टिंग करते करते थक जाता है, मूड आता है प्रोड्यूस करो, चलो प्रोड्यूस करो। मूड आया डायरेक्ट करो तो डायरेक्ट भी किया हमने। नहीं तो आप हिमालय चले गए थे ना? उसके बाद में किया ना, पहले हमने बनाई एक पिक्चर शगुफा प्रोड्यूस की। अच्छा। तो पृथ्वी गोलकुंडा राइट किया, प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, उसमें म्यूजिक भी दिया। अब वो हो गई जरा फ्लॉप तड़ाक से। अब हम बड़े दुखी हो गए और दिल उचाट गया। उन्होंने कहा बस अभी हम थोड़ा संन्यास लेते हैं। फिर अब हमें कोई 4-5 महीने विलायत घूमते रहे, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यहाँ। और उसके बाद सीधा हिमालय में निकल गए। तो हिमालय दर्रा खैबर से लेकर तो पूरा अपना गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ नेपाल में। तो योगियों से मिल, महात्माओं से मिल, कभी ऋषिकेश आश्रम में रहे, कभी इधर रहे, कभी योगा सीख, कुछ ये सीख वो सीख। तो ऐसे 17 बरस बिता दिए हमने इस तरह। 1954 से लेकर 1969 तक, जब ये गोल्डी मेरे पीछे पड़ा ना, जॉनी मेरा नाम है, काम करो। मैं करो नहीं भाई, मैं रिटायर हो गया, मुझे काम नहीं करना। जबरदस्ती जनाब, एक महीना मेरे पीछे पड़ा और फिर मैंने पिक्चर साइन की। और जब कोई पिक्चर हिट होगी तो मुझे कोई छोड़ता नहीं। मैं थोड़ा तो मुझे आराम करना, तो हो गया भाई बहुत, लेकिन छोड़ते नहीं, जबरदस्ती काम कराते हैं। तो मैं उनमें से कुछ पिक्चरें चुन लेता हूँ जब ट्यूनिंग वाली हो ना। ट्यूनिंग के प्रोड्यूसर, ट्यूनिंग के डायरेक्टर और ट्यूनिंग के आर्टिस्ट, ट्यूनिंग का सब्जेक्ट, ट्यूनिंग वाला रोल, ट्यूनिंग वाला मामला, उसमें काम करता हूँ। जब म्यूनसिपालिटी हो काम ही नहीं करता। अच्छा प्रेम जी, एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक हीरो के नाते तो आपने एक शरीफ आदमी का काम किया। जी बहुत। अच्छा, उसके बाद एक लंबे गैप के बाद फिर जब आप आए तो बड़े खतरनाक किस्म के विलन के रोल में, और ये एक ही आप हैं और ये 2 तरह के जो किरदार आपको करने पड़ रहे हैं। एक अदाकार के नाते आप करते हैं, लेकिन आपकी अपनी मर्जी क्या है किस तरह के कैरेक्टर्स करने की? वैसे मेरी मर्जी तो है कि अच्छे नोबल कैरेक्टर्स करने की। जैसे शोर में किया था, रोटी कपड़ा मकान में किया था, अच्छा। बॉबी में किया था, धर्मकर में किया, ज्ञानी जी है, सत श्री अकाल है। लेकिन जब मैं कम बैक किया जो विलन, उसमें मेरे गुरु पृथ्वीराज जी का बड़ा बड़ा हाथ है। अच्छा, वो क्या? कि वो विलन का रोल था और मेरा मूड ही नहीं था विलन का रोल करने का। एक तरफ कहा संन्यास, हिमालय, ये वो, और वो कहा विलन मेंटली में एडजस्ट नहीं कर पाता था। तो उनसे मैं एडवाइस लेता, गुरु थे मेरे, बहुत से नाते थे मेरे उनसे। तो वो कहने लगे देखो वो तो हीरो का जमाना था, तुमने हीरो का किया, अब तो सब तुम कैरेक्टर आर्टिस्ट हो भाई, तुम्हें तो विलन का मिले विलन का करो। नोबल है, बैड है, जिंदगी में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, सबको पोर्ट्रे करना है। कहने लगे देखो मैं भी हीरो था किस जमाने में, कहने लगे सीता के जमाने में, कब से न्यू जमाने से। कहने लगे मैं हीरो का रोल कर रहा हूँ आजकल।
मुगल आजम में अकबर कर रहा हूँ, तो कभी किसी में विलन कर रहा हूँ, किसी में क्या कर रहा हूँ, किसी में कैरेक्टर एक्टर हूँ, तभी तो लोग मुझे आज भी जानते हैं कि पृथ्वीराज कपूर चल रहा है, फिर रहा है, जा रहा है। नहीं तो हीरो बन के बैठ के रिटायर हो गए, कितने लोग सालों, कौन किसको पहचानता, कौन आया कब गया। उनकी तो छोटी लाइफ होती है हीरोज की, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल, बहुत लकी हुए तो 10-12 साल खींच गया, तो उसके बाद तो आना ही पड़ता है ना। जवानी कब तक रहेगी, फूल है, खिलता है, मुरझा जाता है, तो आप कब तक जवान रहेंगे, चाहे लड़की हो, चाहे हीरो हो, चाहे हीरोइन है। तो उसके बाद फिर उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए अपने आप को, डिफरेंट रोल्स में। चाहे अच्छा, काम में आपको पहले ज्यादा मजा आता था कि अब ज्यादा डिफरेंट? आजकल ज्यादा मजा आ रहा है। आजकल उसको तो क्या, लड़कियों के पीछे गोल गोल घूमो, झाड़ के पीछे भी वही लफ्जीन वही डालो, यहाँ बोल रहे हैं नलिनी जमन के साथ, वही मधुबाला के साथ बोल रहे हैं, टीना राय के साथ बोल रहे हैं। तो इसमें क्या वेराइटीज है। अच्छा, विलन है तो उसमें कोई कैरेक्टर एक्टिंग है, तो उसमें क्या है कि यू हैव टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। एक तो होता है ना, जैसे कि एक होता है एक्टर जी, एक होता है स्टार जी। तो स्टार तो हमने म्यूनसिपैलिटी मामला, आज स्टार है तो नीचे उतर गया, ये गया ऊपर, ये नीचे है, फिर वो चलता है सक्सेस के साथ। जब तक सक्सेस है, जनाब सक्सेस क्या है, टेम्पररी है। बबल लगा, सी का जो बुलबुला होता है ना, थोड़ा टूट गया। वो जो ट्रू आर्टिस्ट होता है, जो जेन्युइन आर्टिस्ट होता है, जो एक्टर होता है, तो वो क्या होता है, उसके अंदर रोल के स्किन के अंदर घुस जाता है वो। तो ये जो आर्टिस्ट है, कैरेक्टर आर्टिस्ट जो आज भी जैसे मौजूद हैं, अशोक कुमार जी हैं, दिलीप कुमार है, राज कपूर है, देवानंद अभी भी चल रहे हैं, 30-40 साल से प्राण जी हैं। तो ये लोग जो है ना, दे आर नॉट ऑर्डिनरी स्टार, ये असली में एक्टर हैं, और असली में आर्टिस्ट लोग हैं, सही, जो कि कैरेक्टर अंदर घुस जाते हैं। और अभी तक जो चल रहे हैं, उसके बाद हीरो भी थे, आज कैरेक्टर एक्टर भी है। तो उसको यू मस्ट बी स्टूडेंट ऑल योर लाइफ, और सीखते रहो और अपने काम को बहुत सीरियस लगो। वर्क इज वर्शिप। वाह वाह प्रेमनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा मजा आया इस वक्त आपसे बातें करके और वो बातें सुनकर। फ्लैशबैक मेमोरी में आप तो हमको ले गए था, हमें भी आनंद आया। तो हम आपसे इजाजत चाहेंगे और फिर अवश्य शुक्रिया। थैंक यू। इस इंटरव्यू को सुनने के बाद शबी अब्बास साहब से प्रेमनाथ जी की बातचीत करने का लहजा सुनकर न जाने कितनी यादें ताजा हो गईं। जी मनीषा जी, प्रेमनाथ जी पर फिल्माया एक और गीत सुनने का मन कर रहा है, और क्यों ना एक ड्यूएट सुना जाए। अरे वाह, आपने तो जैसे मेरे दिल की बात कह दी जयंत जी। फिल्म बादल में एक बहुत रोमांटिक ड्यूएट है, दिल न मुझसे अरे बड़ा ही खूबसूरत गाना। तो आइए इस बहुत ही मीठे से गीत को सुनते हैं। दिल मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ, दिल मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ, जाने भी दो दिलरुबा, जो हुआ सो हुआ। कब याद में सो गई, वो ख्वाब था मत भरा, जिसमें बेहोश में खो गई। कोई नींद में हमसे रूठ के, हमको लूट के चल दिया। कोई नींद में हमसे रूठ के, हमको लूट के चल दिया। है दिल मुझसे छुपा, जाने भी दो दिलरुबा, जो हुआ सो हुआ। खिड़की न छोड़ो खुली, प्यार के चोर है ताक में, कितनों की चोरी हुई मद भरी चांदनी रात में। ऐसे मर्द की दिल के दर्द की, दिल का दर्द ही है दवा। ऐसे मर्द की दिल के दर्द की, दिल का दर्द ही है दवा। जाने भी दो दिलरुबा, जो हुआ सो हुआ। दिल मुझसे छुपा, सच बता क्या हुआ। बादल फिल्म का ये युगल गीत हमने श्रोताओं को सुनवाया और याद किया जाने माने अभिनेता प्रेमनाथ को। ये आकाशवाणी है,
प्रस्तुत है राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अक्टूबर महीने के इस अंक में आपका स्वागत। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय सुरों के अलबेले पंछी सचिन देव बर्मन। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित जानी मानी ड्रेस डिजाइनर भानु अथैया पर हमारा लघु फीचर। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों पर एक रपट। रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में अभिनेता शम्मी कपूर की एक दिलचस्प रिकॉर्डिंग हमारे संग्रहालय से। और स्मृति शेष में नमन अभिनेत्री वासंती पटेल को। सबसे पहले संपादकीय सुरों के अलबेले पंछी सचिन देव बर्मन। ओरे माझी, ओरे माझी, मेरे माझी। अक्टूबर का ये महीना सचिन देव बर्मन के नाम है। इस महीने उनका जन्मदिन भी आता है और पुण्यतिथि भी। 1 अक्टूबर जन्मदिन, 31 अक्टूबर पुण्यतिथि। सचिन दा वो संगीतकार हैं जिन्होंने भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास को बदल कर रख दिया। एक तरफ जहां वो बांग्ला लोक और सुगम संगीत की मधुर रसधारा को लेकर आए, दूसरी तरफ उन्होंने शास्त्रीय संगीत की पक्की राह पकड़ी। सचिन दा की खासियत थी भारतीय शास्त्रीय और पश्चिमी संगीत का मधुर मिलन। मिसाल के लिए फिल्म शर्मीली का ये गाना सुनिए। लता मंगेशकर के गाए, कवि नीरज के लिखे इस गाने में सचिन दा ने भारतीय साजों और पश्चिमी साजों का मीठा मधुर मेल किया है। आप पाएंगे कि यहाँ सितार और बांसुरी हैं तो गिटार भी हैं। लता जी जब गाती हैं तो पार्श्व में भारतीय साज बजते हैं और अंतरों पर आपको पूरा वेस्टर्न तामझाम सुनाई पड़ता है। जरा फिल्म गाइड का ये गीत सुनिए इस तथ्य की रोशनी में कि इस गाने में मुखड़ा पहले नहीं आता, अंतरा आता है और मुखड़ा बाद में आता है। सचिन दा अपने प्रयोगों में यहीं नहीं रुकते। सन 1957 में आई थी डेविड लीन की फिल्म ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई। इस फिल्म में एक थीम ट्यून थी मार्च पास्ट की ट्यून। सचिन दा ने जब ये फिल्म देखी तो ये धुन उनके मन में रच बस गई। तकरीबन 10 बरस बाद उन्होंने इस थीम की बुनियाद पर
ये गाना बनाया फिल्म ज्वेल थीफ में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। ये था सचिन दा का जीनियस संगीत। इसीलिए तो आज हमने संपादकीय का शीर्षक रखा है सुरों के अलबेले पंछी सचिन देव बर्मन। उम्मीद भरा पंछी था, खोज रहा सजनी, रहता था यही पंछी, आए बिछुड़ गई सजनी, आए बिछुड़ गई सजनी। कुमार सचिन देव बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को कोमिला में हुआ था। आज ये स्थान बांग्लादेश में है। सचिन दा के पिता नवद्वीप चंद्र देव बर्मन त्रिपुरा के महाराजा के बेटे थे, यानी ये एक राज परिवार था। सचिन दा के बचपन का एक सुरीला संसार था जिसमें एक साथ बहुत कुछ था। बांग्ला संस्कृति, प्रकृति की हरी गोद, नदियां, झरने, वादियां, बादल, भटियाली संगीत और भी बहुत कुछ। विविध भारती के जयमाला कार्यक्रम को एक बार प्रस्तुत करते हुए सचिन दा ने इस मंजर को कुछ इस तरह से याद किया था। पहले मैं आपको अपने गांव की शहर कराऊं। त्रिपुरा के पास एक छोटा सा टाउन है कोमिला। यही मेरा जन्म हुआ और हरे भरे लहलाते खेतों के आंचल में मेरा बचपन बीता। जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था, एक बहुत ही बूढ़ा किसान जिसका नाम था दुखाई खंडकार एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, ये गीत भी मेरे साथ जवान होता गया। ये लोकगीत था, लेकिन भावना से भरपूर। इस गीत ने मुझे गाना गाने और संगीत सीखने का शौक दिलाया और मैं 7 स्वरों के इस महासागर में कूद पड़ा। तो मैं आपको सबसे पहले खुद वो गीत सुनाता हूँ जिसे मैंने बचपन में बूढ़े किसान से सुना और फिर संगीत सीखने की अभिलाषा जागी। रंगीला 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 रे रंगीला, अरे रंगीला 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 रे, आमारे ছাড়িয়ে রে বন্ধু কই কই গেলা রে বন্ধু, রঙ্গিলা 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 রে রঙ্গিলা। इसी ट्यून का इस्तेमाल सचिन देव बर्मन ने फिल्म देवदास के इस गाने में किया। शाम सवरे शाम सवरे, ब्रिज में अकेली राधे खोई खोई फिरे, राधे खोई खोई फिरे, ओ कान्हा आन मिलो, आन मिलो, आन मिलो, शाम सवरे। आगे चलकर उनके संगीत को संवारने और निखारने में इन तत्वों का बड़ा योगदान रहा। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं 2 बार सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित लेखक अनिरुद्ध भट्टाचार्य। सचिन देव बर्मन जी वो राजा के बेटे होते। उनके फादर नवद्वीप बोर्ता शुड हैव बीन द किंग ऑफ त्रिपुरा एंड सचिन देव उनके सबसे छोटे संतान थे। नवद्वीप बोर्ता ही वॉज ए वेरी गुड म्यूजिशियन। उनको ध्रुपद आती थी, कई सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। ऊपर से बांग्ला और त्रिपुरा का जो फोक है, प्लस ये टेगोर फैमिली के साथ ये बर्मन फैमिली का संपर्क था, ये सचिन देव के डीएनए में आ गया था। अनिरुद्ध भट्टाचार्य से फोन पर की गई इस बातचीत में आप समझ गए होंगे कि सचिन देव बर्मन कितने अनूठे संगीतकार थे और उनकी प्रेरणा की उर्वर धरती कौन सी थी। आइए थोड़ा सा पहचाने कि किन राहों पर चलकर सचिन देव बर्मन कामयाबी तक पहुंचे थे। पढ़ाई के बाद सचिन दा ने आकाशवाणी कोलकाता में गाना शुरू कर दिया था। 1932 तक तो उनका पहला बांग्ला रिकॉर्ड भी आ गया था। 40 के दशक तक उन्हें बांग्ला फिल्मों में संगीत देने का काम मिलने लगा था और 1944 में फिल्मिस्तान के शशधर मुखर्जी के आग्रह पर वो मुंबई आ गए थे और शिकारी और 8 दिन जैसी फिल्मों में संगीत दिया था। सचिन दा की कामयाबी का झंडा फहराने वाली फिल्म बनी सन 1950 में आई मशाल। ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल,
बीच में धरती वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। अरे वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला तूने किया कमाल, तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल। इसके अगले बरस आई नौजवान, जिसमें लता मंगेशकर ने साहिर लुधियानवी का लिखा ये गाना गाया था। ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुत है जो तुमको यहाँ कैसे बुलाए। हिंदी फिल्मों में बड़ी लंबी यात्रा रही है सचिन देव बर्मन की। 25-30 बरस का लंबा दौर, जहां उन्होंने अपने संगीत का सतरंगी संसार रचा। अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने हमें कुछ बड़े दिलचस्प तथ्य बताए। हमारी इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में बंगाल में एक शहीद थे, उनका नाम था खुदीराम बोस। उनके फांसी को लेकर एक गाना था जो अर्ली 20th सेंचुरी में बांग्ला में फेमस हो गया था। वो गाना ऐसा है, एक बार विदाई दे माँ घुरे आखी। सचिन देव ने हिंदी में ये किया यूज, फागुन का वो गाना। कब माने ओ दिल के मस्ताने, एक बार विदाई दे माँ घुरे आखी। ओके, वन मोर, जैसे जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां माली कांटों का हाथ मिला। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग नेशनल सॉन्ग। रोमांच हो गया मुझे ये सुनकर, बाप रे वाह। कम लोग जानते होंगे कि सचिन दा को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। जी हां, बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड सन 1970। फिल्म आराधना और गाना काहे को रोए चाहे जो होए, सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोए। सचिन दा की आवाज में एक अलग तरह की गहराई थी, रूहानियत थी, कातरता थी। उनके स्वर में दार्शनिक गाने खूब निखर कर आते थे। सन 1972 में आई फिल्म अमर प्रेम का ये गाना सुनिए, जो उन्होंने अपने बेटे R.D. बर्मन के संगीत निर्देशन में गाया था। डोली में बिछाई के कहा लाए मोहे सजना के द्वार, डोली में बिछाई के। सचिन देव बर्मन ने कैसे शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत का अनूठा संगम किया, खुद उन्हीं से सुनिए। उस्ताद फैयाज खां साहब से मुलाकात हुई, उनकी एक रचना मुझे बेहद पसंद आई और मैंने शाहिद लतीफ की फिल्म बुज़दिल में पेश किया। लेकिन केवल उनकी रचना का अंग है और शुरू के बोल यानी झन 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 पायल बाजे रामा, बस इसके बाद के सारे बोल शैलेंद्र जी ने लिखे। फैयाज खां साहब की इस चीज को फिल्म में यूज करने से पहले मैंने उनसे परमिशन ले ली थी। अंतरे के बोल में कीर्तन का स्टाइल है, लेकिन बाकी सारा अंग खां साहब का ही है। झन 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 पायल बाजे कैसे जाऊं प्रीत, मिलन को कैसे जाऊं प्रीत, मिलन को लाज की मारी मरूं कौन जतन करूं रामा। झन 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 पायल। सचिन देव बर्मन सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, एक पूरा युग थे। भारतीय फिल्मों में संगीत का एक अनमोल रतन, एक ऐसा नक्षत्र जिसने हमारे संसार को अपने स्वर्णिम प्रकाश से रोशन किया। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। सचिन देव बर्मन हमें ऐसे सुर दे गए जो आज भी हमें ललित भावों से भर देते हैं। ओरे माझी
सचिन दा को हमारा विनम्र नमन। आपने सुना संपादकीय सुरों के अलबेले पंछी सचिन देव बर्मन। 15 अक्टूबर को होता है जानी मानी ड्रेस डिजाइनर भानु अथैया की याद का दिन। सन 2020 में इसी तारीख को वो संसार से विदा हो गई थीं। आइए सुने उन पर केंद्रित एक लघु फीचर। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत न केवल शम्मी कपूर और मुमताज की पहचान है, बल्कि ये गाना पहचान है भानु अथैया की भी। सन 1969 में आई फिल्म ब्रह्मचारी में अभिनेत्री मुमताज ने ऑरेंज कैंडी कलर की जो प्री प्लेटेड साड़ी पहनी थी, उसे भानु अथैया ने ही डिजाइन किया था। कुछ इस तरह डिजाइन किया था कि इस गाने की शानदार कोरियोग्राफी पर मुमताज को थिरकने में कोई दिक्कत न आए। आज इस तरह की प्री प्लेटेड सिली हुई साड़ियां बड़े फैशन में हैं, पर हम बात कर रहे हैं आज से 55 बरस पहले की। भानु अथैया का जन्म महाराष्ट्र के शहर कोल्हापुर में हुआ था। उनका असली नाम था भानुमती अन्ना साहब राजोपाध्याय। भानुमती के माता पिता ने अपनी इस बेटी को उस जमाने के हिसाब से खूब पढ़ाया, आगे बढ़ाया और मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला की पढ़ाई के लिए भेज दिया। आजादी के पहले का दौर था। बचपन में भानुमती रेखा चित्र बनाती तो माता पिता कहते, तुम्हें महात्मा गांधी का रेखा चित्र बनाना चाहिए, और नन्ही भानुमती बड़े चाव से ऐसा रेखा चित्र बनाती। इत्तेफाक देखिए कि आगे चलकर भानुमती को फिल्म गांधी में ड्रेस डिजाइनिंग के लिए दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड मिला। इस फिल्म में उनका चुनाव दुनिया भर के ड्रेस डिजाइनर्स को परखने के बाद किया गया था। भानुमती का विवाह सत्येंद्र अथैया से हुआ था, जो एक गीतकार और कवि थे, पर यह रिश्ता ज्यादा नहीं चला। भानुमती ने आगे शादी नहीं की। उन्होंने वेशभूषा डिजाइन की अपनी यात्रा शुरू की 1953 में आई फिल्म CID के जरिए। भानु अथैया ने फिल्म श्री 420 के इस गाने में नादिरा का शानदार गाउन तैयार किया था। बाद में ये फैशन बन गया था। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ के ना देख, भानु अथैया ने भारत में ड्रेस डिजाइनिंग को पेशेवर रूप दिया। वो फिल्म की कहानी सुनती, एक्टर्स के बारे में जानती और फिर उनके मुताबिक पोशाकों के स्केच पहले बनाती और फिर कपड़े तैयार किए जाते। फिल्म वक्त में साधना पर ये गाना फिल्माया गया था। जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, इस गाने में साधना ने घुटनों तक का ट्यूनिक और लाइक्रा लेगिंग स्टाइल वाला चूड़ीदार पजामा पहना था। ये ड्रेस उस जमाने का फैशन बन गई थी और आज थोड़े बहुत फेरबदल के बाद इस जमाने तक चल रही है। भानु अथैया के करियर की एक अहम फिल्म थी आम्रपाली। इस ऐतिहासिक फिल्म में कपड़े डिजाइन करना एक चुनौती थी। उन्होंने इसके लिए अजंता की गुफाओं का अध्ययन किया और फिर कपड़े तैयार किए। अभिनेत्री वैजयंती माला ने जो पोशाकें इस फिल्म में पहनी हैं, उन्हें बड़े जतन से भानु अथैया ने तैयार किया था। इन पोशाकों की गरिमा देखते ही बनती है। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए खोए रहते हैं। CID, प्यासा, चौदहवीं का चांद, साहब बीवी और गुलाम, रेशमा और शीरा और गाइड से लेकर लगान तक एक लंबा सफर तय किया भानु अथैया ने। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग। भानु अथैया के साथ एक पूरा युग समाप्त हो गया जब 15 अक्टूबर 2020 को उन्होंने आखिरी सांस ली। विनम्र नमन।
इस महीने 8 अक्टूबर को विभिन्न कलाकारों को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार एक भव्य समारोह में प्रदान किए। आपको याद होगा, पिछले महीने चित्रभारती के अंक में हमने इन पुरस्कारों के विजेताओं के बारे में आपको विस्तार से बताया था। 8 अक्टूबर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया जाने माने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को। मिथुन चक्रवर्ती कभी एक छवि में बंधकर नहीं रहे। जहां उन्होंने कलात्मक फिल्मों में काम किया, वहीं मुख्य धारा के व्यावसायिक सिनेमा से तो उनका गहरा जुड़ाव रहा और वो आम जनता के प्रिय अभिनेता भी बने रहे। 1976 में मृणाल सेन की फिल्म मृगया से उन्होंने शुरुआत की और समानांतर सिनेमा के दिग्गज नायकों मृणाल सेन, बुद्धदेव दासगुप्ता और गौतम घोष के साथ काम किया। दूसरी तरफ बी सुभाष, केसी बुकाड़िया और मनमोहन देसाई जैसे कमर्शियल सिनेमा के निर्देशकों के साथ भी उन्होंने काम किया। जहां एक तरफ उन्होंने डिस्को डांसर, डांस, प्यार झुकता नहीं, गंगा जमुना सरस्वती, अग्निपथ और दलाल जैसी फिल्में की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने तहादेर कोथा, काल पुरुष, स्वामी विवेकानंद और गुड़िया जैसी फिल्मों में भी काम किया। मिथुन चक्रवर्ती को तहादेर कोथा, स्वामी विवेकानंद और मृगया, इन तीनों फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर हम उन्हें दे रहे हैं असंख्य बधाइयां। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें। इस श्रृंखला में अपने संग्रहालय से हम लेकर आए हैं एक अनमोल रिकॉर्डिंग शम्मी कपूर की। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को शम्मी कपूर का जन्मदिन आता है और इस मौके पर उन्हें याद करते हुए ये अनमोल रिकॉर्डिंग, जिसमें वो याद कर रहे हैं अपने जमाने और उस जमाने के लोगों को। हमारे बगल में वहाँ पर नेबरहुड में सैगल साहब रहते थे मटुंगा में, और वो भी उनसे ठुमरी और गजल और गाने सुनते सीखते थे। तो ये मास्टर जी राज जी के लिए रखे गए थे। फिर राज जी मशगूल हो गए अपने काम में, तो राज जी बाहर हो गए। तो मेरी माँ ने मुझे पकड़ा स्कूल से एक दिन आते हुए, शमी बैठ जाओ, वहां पर मास्टर जी बैठे हुए घर में। मैं बैठ गया एंड फॉर द नेक्स्ट 5 years आई लर्नड म्यूजिक फ्रॉम पंडित जगन्नाथ जी। उसके बाद भी फिर जब भी मैं घर वापस आता शूटिंग से वगैरह, तब तक वो शशि तक पहुंच गए थे और शशि को बड़ी कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो लकीर सीधी नहीं हुई। तो मुझे म्यूजिक का शौक है, म्यूजिक सीखा है मैंने। अभी तक मुझे उनके जो राग रागनियां उन्होंने मुझे सिखाई थी अभी भी याद हैं। परीक्षा यही थी कि जो मैं तुम्हें कहूँ उसे तुम इम्प्रूव करो, एंड आई थिंक बड़े हद तक वो चीज इन्फ्लुएंस करती है आपको जिंदगी में भी। यू लर्न टू इम्प्रोवाइज। मैंने अपनी एक्टिंग में ऐसा किया हुआ है, मैंने अपने गाने की हरकतें में ऐसे किया। मेरी जिंदगी में कभी कोई कोरियोग्राफर नहीं आया 1 2 3 4 1 2 3 4 करो, मैं खुद करता था। तो मैं इम्प्रोवाइज करता था, यहाँ तक कि अगर उस गाने के 2-3 टेक हो जाएं, तो मैंने पिछले टेक में क्या किया था मुझे खुद नहीं मालूम था, क्योंकि माय नेक्स्ट टेक वुड बी अ लिटिल डिफरेंट टेक। और डांस मतलब कि मुझे डांस के स्टेप्स वगैरह नहीं आते, मुझे डांस करना नहीं आता, लेकिन मैं उस म्यूजिक को एक्सप्रेशन देता कि उस म्यूजिक की जो हरकतें हैं, रफी साहब यूज्ड ऑल दैट फॉर मी ब्यूटीफुली। जैसे मसलन में मेरे गाने के लिए मैं पेरिस में था और मेरे गाना उन्होंने मेरी गैर हाजिरी में रिकॉर्ड किया, और जब मैंने वो गाना सुना मैं तो बिल्कुल दंग रह गया कि ये ऐसे कैसे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। और जब मेरी मुलाकात हुई उनसे, जब मैं वापस आया तो मैं कहा, रफी साहब ये आपने ये गाना इस तरह से कैसे गा दिया, मुझे जैसे चाहिए था, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही आपने गाया ये गाना, ये बताइए कैसे। कहते यार पापा, मैंने बस ये सोचा कि शम्मी कपूर यहाँ पे की करेगा, और शम्मी कपूर हाथ ऐसे फैलाएगा, और शम्मी कपूर टंग ऐसे फैलाएगा, शम्मी कपूर तो तले इंज करके गिर जाएगा, फिर 2 रोटियां खाएगा। तो मैं वैसे ही गाना गाता रहा। आप यकीन कीजिएगा, दिस इज वेरी अनकैनी के जिस तरीके से मैं सोचूं उस तरीके से वो आदमी एक्टिंग द होल सॉन्ग आउट, एंड दैट सॉन्ग वाज आसमान से आया फरिश्ता। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आपने सुनी अनमोल रिकॉर्डिंग अभिनेता शम्मी कपूर की।
स्मृति शेष। स्मृति शेष मराठी सिनेमा की पहली बाल अभिनेत्री और पहली बाल गायिका वासंती घोरपड़े पटेल का 7 अक्टूबर को हैदराबाद में निधन हो गया। वे 103 बरस की थीं। सन 1935 में उन्होंने वी शांताराम की प्रभात फिल्म कंपनी की फिल्म धर्मात्मा के जरिए रुपहले पर्दे पर अपना सफर शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने वी शांताराम की फिल्म कुंकू में मशहूर अभिनेत्री शांता आप्टे के साथ काम किया। इसके विनम्र नमन। चित्र भारती का इस माह का अंक। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए आकाशवाणी की राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियो में किया गया। और अब हमारी विविधा का ये अंक समाप्त होने की कगार पर आ चुका है। श्रोताओं, उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में शामिल इन तमाम बुलंद शख्सियतों पर हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वक्त तो दीजिए इजाजत आप सभी को, आपकी दोस्त मनीषा जैन और जयंत पात्रीकर का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।